नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी को पता है कि हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आपके एग्ज़ाम में। लगभग 20% पार्ट आपका पूरा जो हिंदी सब्जेक्ट से आने वाला है। तो आज हम लोग इसी परीक्षा के दृष्टिकोण से और आगामी लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा जो कि 2018 वाली री एग्ज़ाम होना है वो परीक्षा, और ऐसे कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में आ रही है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य, है ना। और अगर यूपी टेट एग्ज़ाम की बात करें तो विगत 3-4-5 वर्षों से अगर आप देखें 3-4-5 परीक्षाओं से, तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से कन्फर्म आता है। तो पहली बात तो ये कि आज तय मानिए कि आज की क्लास से आपको 1 से 2 नंबर बिल्कुल सॉलिड मिलने वाले हैं, है ना। 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं, जो कि लगातार परीक्षा पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें देखा जाता है कि वाच्य से 1 से 2 क्वेश्चन टेट में आता ही आता है ना। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा पर एकदम अंतिम प्रहार, आज की ये 20-25 मिनट जो भी क्लास होगी, इस 20-25 मिनट की वीडियो से 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम कंसोलिडेट मिलने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेड चलते हैं हम लोग। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एक बार पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। आज की वीडियो से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा वाच्य। दोस्तों, आपने वाक्य के भेद पढ़े होंगे और वाक्य के भेद आपने 2 आधारों पे पढ़े होंगे। एक तो संरचना के आधार पे, रचना या संरचना के आधार पे, और दूसरा आपने पढ़ा होगा अर्थ के आधार पे। तो जब प्रयोग व रचना के आधार पे वाक्य देखते हैं तो हम लोग वहां पे 3 भेद पाते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार जब हम लोग अर्थ के आधार पर देखते हैं तो वहां पे 8 भेद हमको मिलते हैं, है ना। तीसरा जो प्रकार है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, उसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? वाच्य के नाम से। तो सबसे पहली बात, तो वाच्य होता क्या है? तो वाच्य क्या होता है भाई? वाक्य रचना का एक प्रारूप या कह सकते हैं आधार। यदि अंग्रेजी में हम देखें तो वहां पे एक पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इम्पर्सनल वाइज। तो जो वहां पे एक्टिव, पैसिव, इम्पर्सनल है वही यहाँ पे क्या है? वाच्य है। इस वाच्य को ही हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात की वाच्य है क्या? तो वाक्य रचना का एक प्रारूप है, अर्थात किसी भी वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो वो किस प्रारूप में है रचना, वही हमारी क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है। और इस प्रकार से वाच्य के जो भेद हैं वो 3 भेद हो जाते हैं। सबसे पहला भेद होता है आपका कर्तवाच्य, दूसरा भेद है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा भेद है आपका भाववाच्य। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वाइज, इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वाइज, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? इम्पर्सनल वाइज, अंग्रेजी, है ना। क्या होते हैं ये कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? आज इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई वाक्य लिखा है और हमें पता करना होता है कि ये वाच्य मतलब कौन सा वाच्य है, कृत्यवाच्य में लिखा वाक्य है कि कर्मवाच्य में लिखा वाक्य है कि भाववाच्य में लिखा वाक्य है ना। ये हमें बताना होता है। तो आज हम लोग वही चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कृत्यवाच्य की। तो इस पर हम बात करें उससे भी पहले जरा हम एक बार वाच्य को समझते हैं। तो वाच्य को समझने के लिए आप जरा देखें कि वाक्य में पद परिचय करते हैं तो एक पद आता है क्या? क्रिया। क्या आता है? क्रिया। अब क्रिया में क्या होते हैं? विकार होते हैं। क्या होते हैं? विकार। कितने तरह के विकार होते हैं क्रिया में? तो देखो, एक तो विकार होता है कौन सा? लिंग, दूसरा होता है वचन, तीसरा होता है काल, और चौथा होता है कारक। लिंग, वचन, काल और कारक। यहां पे हमको सिर्फ 2 विकार से मतलब है, लिंग और वचन। ना तो कारक का बहुत ज्यादा प्रयोग है, ना तो काल का। काल का तो प्रयोग होता ही नहीं है, कारक का प्रयोग होता है नाम मात्र का। देखेंगे हम लोग कैसे, है ना। तो क्रिया में क्या होते हैं? विकार होते हैं, यानी लिंग और वचन के आधार पे विकार होता है। विकार का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। व्यय शब्द और अव्यय शब्द आपने सुने होंगे। तो व्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो क्रिया में क्या होता है? व्यय होता है, विकार होता है। विकार कितने आधार पे होता है? 4 आधार पे होता है, लिंग, वचन, काल और कारक। यहां हमें काल का तो प्रयोग है ही नहीं,
कारक का अंशतः प्रयोग होगा, पूर्णतः प्रयोग किसका होना है? लिंग और वचन का। अर्थात क्रिया में विकार होता है, व्यय होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया में क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसके आधार पर होता है? लिंग और वचन के आधार पर, है ना। और यही परिवर्तन जिस आधार पर किया गया होता है उसे ही हम लोग उस वाच्य में रख देते हैं। आइए जरा इस बात को समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, जरा एक वाक्य देखते हैं। सपोज राम अखबार पढ़ता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, राम अखबार पढ़ता है। हमको इसमें क्या पता करना है? वाच्य पता करना है ना। वाच्य को तो गोली मारो, पहले देखते हैं कि इसमें क्रिया की विकारता क्या है, क्या परिवर्तन होता है क्रिया में। तो देखो जरा इन सभी पदों का परिचय कर लेते हैं। तो राम क्या है? यहाँ पे कर्ता है, ठीक। और कर्ता कैसा है? तो कर्ता यहाँ पे पुल्लिंग है और साथ ही साथ एक वचन का है। कैसा है? पुल्लिंग है और एक वचन का है। इसी प्रकार यहाँ क्रिया कैसी है? तो यहाँ क्रिया भी कैसी है भैया? पुल्लिंग है और क्या है? एक वचन है ना। क्रिया कैसी है? पुल्लिंग और एक वचन है। अगर हम राम की जगह यहाँ पे क्या लिख दें? सीता लिख दें, तो क्या सीता अखबार पढ़ता है वाक्य सही होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? सीता अखबार पढ़ती है। इसका मतलब कि सीता के अनुसार क्रिया में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यही परिवर्तन क्या कहलाता है? विकार कहलाता है ना। यही परिवर्तन क्या कहलाता है? विकार कहलाता है ना। अर्थात क्रिया में क्या होता है? वाक्य के कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब कहीं कर्ता के अनुसार होता है, कहीं कर्म के अनुसार होता है, और कहीं ना तो कर्ता के अनुसार होता है ना तो कर्म के अनुसार होता है। और बस इन्हीं 3 वाक्यों में पूरा रहस्य छिपा है हमारे टॉपिक वाच्य का। तो आइए जरा अब तीनों को देख लेते हैं वन बाय वन। अगर हमसे कहा जाए कि भाई हमको जरा बताइए कृत्यवाच्य, तो हम क्या कहेंगे कि जहां क्रिया का रूपांतरण वाक्य के कर्ता के अनुसार हो। रूपांतरण का सरल शब्दों में अर्थ है लिंग और वचन। अर्थात जहां क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो, वहां पे क्या होता है? हमारा कृत्यवाच्य होता है। क्या होता है? कृत्यवाच्य। एक नहीं 150 उदाहरण इसके देख लीजिए, ये कंडीशन फॉलो होगी, है ना। मान लीजिए, अब देखिए इसको चेक कैसे करना है वो चीज देखते हैं। सपोज यहां हमने एक उदाहरण लिखा था, क्या? राम अखबार पढ़ता है ना, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये भी पुल्लिंग एक वचन है, ये भी पुल्लिंग एक वचन है, तो ऐसे उदाहरण में क्या मतलब होना है? चलो भाई दूसरा देख लो। सीता चाय पीती है, रोहन चाय पीता है, ठीक। साहिल खाना खाता है। ये वाक्य लिखे हुए हैं। कुछ नहीं करना आपको, अगर इसका वाच्य पकड़ना है कुछ मत करिए, सिर्फ वाक्य के कर्ता को पकड़ लीजिए और वाक्य की क्रिया को पकड़ लीजिए, है ना। वाक्य के कर्ता को पकड़िए, वाक्य के क्रिया को पकड़िए। कर्ता कैसा है? देखो भाई, स्त्रीलिंग एक वचन। क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन। ये भी कैसा है? स्त्रीलिंग एक वचन, है ना। अब देखो जरा, अब आप कहेंगे सर यहाँ चाय भी तो स्त्रीलिंग एक वचन है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कर्म के अनुसार हो, तो चाय की जगह कुछ और कर लो, आप जूस कर लो। चाय की जगह क्या कर लो? आप जूस कर लो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पीती ही रहेगा। क्या? सीता जूस पीती है। ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि सीता जूस पीता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कृत्यवाच्य का वाक्य है और यहाँ क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार रखा हुआ है? कर्ता के अनुसार। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है? रोहन चाय पीता है। रोहन क्या करता है? चाय पीता। अब देखो यहाँ पे तो चाय आ गया ना, स्त्रीलिंग शब्द है चाय, और उसके बाद भी यहाँ क्या लगा है? पीता। क्योंकि यहाँ क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार निर्धारित हुआ? रोहन के अनुसार निर्धारित हुआ, है ना। तो वाक्य का वह रूप जिसमें क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण वाक्य के कर्ता के अनुसार हो, अर्थात कर्ता अगर एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, है ना। तो जहां पे क्रिया का रूपांतरण वाक्य के कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो, वहां क्या होता है? कृत्यवाच्य होता
है। अच्छा भाई, अब जरा एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। सपोज क्या हो, कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो? कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह लगा हो। मान लीजिए कहीं हो राम ने अखबार पढ़ा। अब इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो देखो जरा, अब हमको पकड़ना है कैसे होगा। परिचय कर लो। राम कैसा है? पुल्लिंग है, एक वचन है। क्रिया कैसी है? पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक। अब क्या इसको कृत्यवाच्य मान लें इतने मात्र से? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, कर्ता बदल के देख लो। अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो कृत्यवाच्य है, और अगर क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ मतलब ये कृत्यवाच्य नहीं है। कैसे? देखो, सीता ने अखबार पढ़ा। सीता क्या है भाई? सीता तो स्त्रीलिंग है और क्या है? एक वचन है। लेकिन क्रिया कैसी प्रयुक्त हुई? पुल्लिंग और एक वचन। इसका मतलब यहां इसका पुल्लिंग एक वचन राम की वजह से नहीं है, अर्थात यहां क्रिया का रूपांतरण जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं हुआ, और हम नहीं कहेंगे कि ये कृत्यवाच्य है, ये कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि यहां अखबार कैसा है? अखबार है पुल्लिंग, एक वचन। और यहां भी अखबार कैसा है? पुल्लिंग, एक वचन। और चूंकि यहां कर्म पुल्लिंग एक वचन में है और इसलिए क्रिया किस में रखी गई? पुल्लिंग एक वचन में। तो ये कृत्यवाच्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ना लिख के बल्कि किसके अनुसार लिखा गया? कर्म के अनुसार। तो ये कैसा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, है ना। देखो भाई, आपसे क्या कहा? राम ने अखबार पढ़ा, राम की जगह सीता कर लो। सीता ने अखबार पढ़ा, क्या कोई परिवर्तन हुआ? क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसका कर्म परिवर्तित करोगे तुरंत क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। राम ने पुस्तक पढ़ा, नहीं, पढ़ी। क्या होगा? पढ़ी, क्योंकि पुस्तक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है ना। राम ने पुस्तक पढ़ी। इसी प्रकार सीता ने पुस्तक पढ़ी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि भाई जो हमारा क्रिया का रूपांतरण है वो कर्ता के अनुसार ना होकर बल्कि किसके अनुसार हुआ? क्रिया के अनुसार हुआ। तो हम कह सकते हैं एक सामान्य समझ के लिए कि क्या होता है कि जो कृत्यवाच्य के वाक्य होंगे उसमें कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। देखो भाई, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने, है ना। और यदि विभक्ति चिन्ह लग गया तो फिर वो कर्मवाच्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य नहीं रहेगा। ये नई चीज है जो आपको सीखनी है ना। अभी हम लोगों ने देखा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नोट डाल के नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? कि यदि कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो, क्या हो? विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो, तो वह कर्तवाच्य नहीं होगा। ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप सुन लीजिए। यदि कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो वह कर्तवाच्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो कृत्यवाच्य नहीं होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं किसको? कर्मवाच्य को। अब हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य को। तो कर्मवाच्य की कंडीशन क्या है भाई? यहां पे कर्म प्रधान रहेगा। कर्म प्रधान होगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई जहां क्रिया का रूपांतरण वाक्य के कर्म के अनुसार हो वहां कर्मवाच्य होता है। जहां क्रिया का रूपांतरण वाक्य के कर्म के अनुसार हो वहां कर्मवाच्य होता है। अच्छा, एक चीज और एकदम रामबाण कि कर्मवाच्य जो होगा ना वो सदैव क्या होंगे? एक नोट पॉइंट बना के लिख लो कि ये सदैव सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। ठीक है, ये सदैव क्या होंगे? सकर्मक क्रिया के। कर्मवाच्य अगर किसी वाक्य में है तो वो सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, नहीं तो फिर उसमें कर्मवाच्य नहीं है ना। इसको हम अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी जान सकते हैं कि भाई जब कर्म होगा ही नहीं, कर्म प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो कर्मवाच्य बनेगा कैसे, है ना। चलिए भाई अब देखते हैं जरा हम लोग
तो देखो इसके वाक्य रचना के लिए हमने आपको बताया यहाँ पे क्या होगा, कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त तो होगा ही होगा, नहीं तो अन्य कोई योजक लगा होगा। जैसे देखो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। एक और वाक्य देखिए, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तीसरा देखिए, बच्चों के द्वारा पत्र लिखा जाता है। 3 सेंटेंस हैं, अब इसमें बस पद परिचय कर लेंगे, अपने आप हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राम कैसा है भाई, तो पुल्लिंग है, एक वचन है। सीता कैसा है भाई, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। बच्चों कैसा है, तो ये बहुवचन है। जबकि यहाँ क्रिया सब जगह क्या लगी है, जाता, यानी इन तीनों ही क्रिया में क्या प्रयुक्त हुआ, पुल्लिंग और एक वचन। इसका मतलब यहाँ क्रिया का रूपांतरण कर्ता के अनुसार तो नहीं हुआ, किसके अनुसार हुआ, जरा पत्र को देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, कर्म के रूप में, है ना। तो अब देखिए अगर आप यहाँ देखें पत्र को, तो ये कैसा है, पुल्लिंग और एक वचन। क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन और पत्र भी पुल्लिंग एक वचन। क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन और पत्र भी पुल्लिंग एक वचन। लेकिन यहाँ पे जो कर्ता है, राम सीता बच्चे, इनका लिंग और वचन क्रिया के अनुसार नहीं है। इट मीन्स यहाँ जो क्रिया का रूपांतरण हुआ वो कर्ता के अनुसार ना होके बल्कि किसके अनुसार हुआ, कर्म के अनुसार। और इसलिए इन वाक्यों में क्या है, कर्मवाच्य होगा। अब देखिए एक शानदार उदाहरण आपको और बताते हैं, एक और गजब की चीज बताते हैं। यदि कर्ता और कर्म दोनों ही पदों में विभक्ति चिन्ह लग जाए, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने सीता को देखा, ऐसा वाक्य लिखा है। कर्ता के बाद भी विभक्ति चिन्ह है, कर्म के बाद भी विभक्ति चिन्ह है, और कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह, कर्म के बाद विभक्ति चिन्ह। अब चूंकि कर्म यहाँ सजीव है इसलिए विभक्ति चिन्ह है, अगर कर्म निर्जीव होता तो विभक्ति चिन्ह कर्म के बाद नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सजीव कर्म के साथ ही विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है, निर्जीव के साथ नहीं लगाते। अभी देखिए हम लोगों ने देखा भी था क्या, राम ने अखबार पढ़ा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अखबार कैसा, निर्जीव कर्म है, इसलिए इसके बाद कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा। और यहाँ पे ये वाक्य कैसा है, यहाँ पे ये वाक्य कैसा है भैया, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कैसा है, कर्मवाच्य का। लेकिन यहाँ कर्ता और कर्म दोनों के बाद विभक्ति लग गई, और यहाँ पे ये क्या है, देखो भाई, कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ता कैसा है, पुल्लिंग एक वचन। यहाँ कैसा है, कर्ता पुल्लिंग एक वचन और कर्म कैसा है, पुल्लिंग एक वचन। लेकिन क्रिया दोनों ही जगह पुल्लिंग एक वचन प्रयुक्त हुई है ना। तो क्या इसको कृत्यवाच्य कह दें, नहीं हो सकता। क्या इसको कर्मवाच्य कह दें, नहीं हो सकता। अर्थात ये क्या है, ये भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य। एकदम नई चीज बता रहे हैं आपको। हालांकि भाववाच्य किससे संबंधित होते हैं, भाववाच्य के वाक्य जब भी आपको मिलेंगे तो क्या, सामर्थ्यता और असमर्थता से संबंधित। यूपी टेट के एग्जाम में तो जनरली ऐसे ही आते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पिया नहीं जाता, है ना, पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, या पढ़ा जाता है, उठा जाता है, चला जाता है, दौड़ा जाता है ना, खाया जाता है, सीखा जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके भाववाच्य होते हैं। तो लेकिन यहाँ देखिए एक बढ़िया से उदाहरण के साथ आप समझने की कोशिश करिए कि राम ने रावण को मारा। आप देखो जरा, इसमें राम और रावण की जगह कुछ भी परिवर्तन करके देख लो, लेकिन क्रिया में परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात जहां क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो ना तो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो, वहां क्रिया किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है। और ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं, भाववाच्य के। आप राम की जगह कुछ भी लिख लो, देख लो भाई, गीता ने सीता को मारा। अब देख लीजिए, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, और लेकिन यहाँ पे क्या है, मारा है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्रिया का रूपांतरण ना तो कर्ता के अनुसार है ना तो कर्म के अनुसार है ना। तो आइए अब हम लोग
समझने के बाद चलते हैं अंतिम रूप से किसमें, भाववाच्य में। तो भाववाच्य में हम कह सकते हैं कि भाववाच्य में क्या होता है भाई, जहां क्रिया का रूपांतरण ना तो कर्ता के अनुरूप हो, ना ही कर्म के अनुरूप हो, वहां क्या होता है, वहां भाववाच्य होता है। एकदम सिंपल सी बात है कि भाई जहां क्रिया का रूपांतरण ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना तो कर्म के अनुसार हो, वहां किसके अनुसार होता है, भाववाच्य के अनुसार होता है, मतलब भाव के अनुसार होता है। अब भाववाच्य की देखिए एक और नोट पॉइंट सब में लिखाया है, इसमें भी लिखिए नोट पॉइंट, है ना। भाववाच्य के वाक्य में केवल ये अकेले आप ध्यान रखेंगे तो काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। भाववाच्य के वाक्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है। आप इसके 1000 सेंटेंस लिख लीजिए भाववाच्य के, लेकिन एक सिंगल सेंटेंस में आपको ये नियम फेल नहीं होगा कि भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उनमें सदैव जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, पुल्लिंग और एकवचन होती है। क्योंकि भाववाच्य के वाक्य बनते कैसे हैं, जरा अगर आपको याद हो तो देखो, संज्ञा में एक भेद देखा था। कौन सा भेद देखा था, भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में हमने बताया था आपको, जिसने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा, कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सदैव एक वचन होती है। तो जहां भी क्या होगा कि भाववाच्य की बात होगी वहां क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होगी। आइए अब जरा 3 लाइन में तीनों वाच्य को हम लोग समझ लेते हैं। केवल 3 लाइन लिखेंगे और आपको तीनों वाच्य कंप्लीट हो जाएंगे। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात करें अगर हम लोग किसकी, कर्तवाच्य की, तो कर्तवाच्य में हम क्या देखेंगे कि भाई जहां क्रिया का रूपांतरण कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार हो, है ना। इसका नोट पॉइंट लिखना है, तो इसका नोट पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, इसके नोट पॉइंट में हमने आपको 2 चीजें बताई थी। क्या होगा भाई, यहां कभी भी कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने आपको बताया था, इसमें क्या होगा, ये वाक्य कैसे होते हैं, आकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। सामान्यतः आकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, ठीक है। आपको चेक करना है किसी वाक्य में तो कुछ मत करिए, आपको यदि ये चेक करना है कि वो कर्तवाच्य है कि नहीं, तो उसका कर्ता परिवर्तित कर लीजिए। अगर पुल्लिंग एक वचन में है तो उसको स्त्रीलिंग एक वचन में कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्रिया रूपांतरित हुई। अगर रूपांतरित हुई तो वो वाक्य कैसा है, कर्तवाच्य, है ना। जैसे देखो, क्या राम जाता है, मान लीजिए कोई वाक्य है, आप इसको जैसे ही करोगे सीता, तो तुरंत ये जाता किसमें बदल जाएगा, जाति में। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि वाक्य क्या है, कर्तवाच्य का वाक्य है। अच्छा, दूसरा हमने आपको बताया था कर्तवाच्य के बाद क्या आता है, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य की कंडीशन देखिए क्या बताई थी हमने आपको, कर्मवाच्य में क्या देखना रहेगा, तो जहां क्रिया का रूपांतरण कर्म के अनुसार हो, है ना। मतलब कर्म अगर पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन, कर्म अगर स्त्रीलिंग एक वचन है तो कर्म भी क्या हो जाए, क्रिया भी क्या हो जाए, स्त्रीलिंग एक वचन हो जाए। तो जहां क्रिया का रूपांतरण किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, वहां क्या हो जाता है, कर्मवाच्य। इसके नोट पॉइंट में हमने आपको क्या बात बताई, तो नोट पॉइंट में हमने आपको बताया कि सदैव कैसे वाक्य होंगे, सदैव सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे, क्रिया के वाक्य होंगे, पहली बात। दूसरी बात इसमें हमने आपको बताई कि क्या होगा भैया, कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। क्या होगा, कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, है ना। देखो जनरली क्या होता है, इसके बाद क्या लगा होता है, ने, के द्वारा, से, ये शब्द प्रयुक्त होंगे। आपके कर्मवाच्य के जितने वाक्य होंगे उसमें क्या प्रयुक्त होगा, ने, के द्वारा या फिर से। इस तरह का अगर कहीं कुछ लगा हुआ है, इट मीन्स वो क्या है, आपका कैसा वाक्य है,
वो है कैसा, आपका कर्मवाच्य है ना। अच्छा भाई आइए आगे देखते हैं। अब भाववाच्य की बात करते हैं। यदि भाववाच्य को एक लाइन में समझना है, देख लीजिए। सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया, जहां क्रिया का रूपांतरण ना तो कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो और ना ही क्रिया के अनुसार हो, ना ही क्रिया के अनुसार हो, है ना। तो वहां क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। अच्छा, इसके नोट पॉइंट में हमने आपको क्या बताया था कि भाववाच्य के वाक्य में, भाववाच्य के वाक्य में क्रिया सदैव कैसी रहती है भैया, पुल्लिंग एक वचन की होती है, एक वचन की होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, है ना। अच्छा, दूसरा इसका नोट पॉइंट लिखना है, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर इसका दूसरा नोट पॉइंट, ये वाक्य सामर्थ्यता या असामर्थ्यता को व्यक्त करने वाले होते हैं, व्यक्त करने वाले होते हैं, है ना। कैसे वाक्य लिखे होंगे, जैसे आपसे कह देगा उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पिया नहीं जाता, या इन्हीं को पॉजिटिव सेंस में लिखा जाए, है ना। उठा जाता है, चला जाता है, उड़ा जाता है, बैठा जाता है, तो ये सारे वाक्य क्या हो जाएंगे, भाववाच्य के वाक्य। तो दोस्तों आज की क्लास से 1 नंबर तो कहीं गया ही नहीं। पूरी संभावना यह है कि आपके कम से कम 2 क्वेश्चन, एक कृत्य या कर्मवाच्य से और एक क्वेश्चन भाववाच्य से, पक्का इस बार के यूपी टेट एग्जाम में 23 जनवरी को आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और आज की क्लास अगर आपने पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से पढ़ी है तो डेफिनेटली वो दोनों ही क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।